मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। क्लास का समय है, जल्दी से पूरी ऊर्जा पूरे उत्साह के साथ क्लास में आ जाइए। और हमेशा की तरह स्पेशल प्रश्नों का सेशन शुरू हो रहा है। परीक्षाएं आपकी टीजीटी की यद्यपि कि थोड़ा सा एक्सटेंड हुई हैं, लेकिन आप थोड़ी सी भी लापरवाही मत करिएगा, पढ़ाई में जरा भी ढील मत आने दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आप क्लास में आ गए होंगे और जल्दी से आज की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। और ये कह रहे हैं कि नाट्य कला, मतलब वहां पे शायद नृत्य और गायन जैसी परंपराएं रही होंगी, नृत्य की बात हो रहा है, डांस की बात हो रही है, के स्पष्ट साक्ष्य कहां से मिलते हैं, किस हड़प्पाई स्थल से मिलते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास, ध्यान दीजिएगा। सुस्पष्ट साक्ष्य की बात हो रही है, हड़प्पा, धोलावीरा, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। तो मुझे लग रहा है कि अब सीधे तौर पे आपने इस प्रश्न को बिल्कुल सही कर लिया है और ये जवाब है मोहनजोदड़ो। आपको पता है वो कांस्य नर्तकी नृत्य की मुद्रा में है, मोहनजोदड़ो से मिलती है, HR एरिया से मिलती है। ये सारी बातें आपको पता होंगी, है ना। और इसी को एक बार ऐसे प्रश्न करके आया है, डांसिंग गर्ल का साक्ष्य कहां से मिला है, तो यही है कांस्य नर्तकी जिसकी बात आप कर रहे हैं। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे, चूंकि सुस्पष्ट बात है, और अगर ये कहा जाता कि नृत्य कला के साक्ष्य थोड़े से अस्पष्ट साक्ष्य भी कहां से मिलते हैं, तो शायद अगर आपको याद आए तो हड़प्पा से एक काले स्लेटी पाषाण की एक मानव आकृति मिली है और उसमें बेसिकली वो ऐसा लगता है कि नृत्य की मुद्रा में है। तो अगर ये कहा जाए, जॉन मार्शल जैसे विद्वान ये कहते हैं कि संभवतः वो चूंकि खंडित है, तो वो लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि वो नटराज शिव का प्रारंभिक रूप अगर ढूंढा जाए तो वो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त जो वो एक मानव आकृति का खंडित जो मूर्ति है उसको मान सकते हैं। पशुपति शिव का जो संकल्पना है वो मोहनजोदड़ो से है, कांस्य नर्तकी की संकल्पना, डांसिंग गर्ल की संकल्पना मोहनजोदड़ो से है। फिलहाल अगले प्रश्न पर नजर डालिए और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। नंद वंश का शासक घनानंद, ध्यान दीजिएगा, धनाढ़ लोग तो थे ही, ये नंद वंश के शासक बहुत धनवान थे। तो वो कह रहे हैं कि घनानंद अति धनाढ़ व्यक्ति था। यह किसने कहा है? तो कर्टियस है, एरियन है, जेनोफेन है और ऑनेस सेक्रेटस है। और मुझे लगता है इस प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे। ये प्रश्न पूछा गया है और गलती मत करिएगा, ऑनेस सेक्रेटस को मत चुनिएगा, और ये जेनोफेन है। बहुत परिचित हो जाइए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसने अपनी पुस्तक साइरोपीडिया, उस पुस्तक का नाम है, जिसमें वो लिखते हैं, कौन, जेनोफेन, कि वो जो नंद वंश का शासक है घनानंद, वो बहुत धनाढ़ व्यक्ति था। फिलहाल और अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए आप। पिता की संपत्ति में पुत्र का जन्मना अधिकार होता है, मतलब पुत्र जन्म से ही पिता की संपत्ति का हिस्सेदार होता है। और अगर पुत्र चाहे तो अपने पिता के जीवन काल में ही उसकी संपत्ति का बंटवारा करवा सकता है। 4 स्मृतिकारों के नाम दिए हुए हैं, नारद है, विज्ञानेश्वर है, याज्ञवल्क्य है या फिर जीमूतवाहन है। और मुझे उम्मीद है शायद आप जवाब दे पाएंगे, गलती मत करिएगा, याज्ञवल्क्य को मत चुनिएगा यहाँ पे। और सही जवाब है विज्ञानेश्वर। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के प्रश्न एक आध जरूर पूछ दिए जाते हैं। स्मृति ग्रंथों से एक आध प्रश्न जरूर आता है, स्त्री धन के बारे में, उत्तराधिकार के बारे में, इस तरह की तमाम बातें अलग अलग समय पर पूछी गई हैं। भारतीय इतिहास में महाराज की उपाधि लेने वाला पहला शासक कौन है? मुझे लगता है जवाब दे पाएंगे खारवेल, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंबिसार। बता सकते हैं क्या? 4 ऑप्शन सामने देख रहे हैं और गलती मत करिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को बिल्कुल मत चुनिएगा। और यहाँ पर जवाब है खारवेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक खास बात यह है, महाराज उपाधि का जो प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है वो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख, नहरों का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य भी हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, ये बात आपको पता है। भारतवर्ष का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य भी आपको हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। और एक खास बात ये बता रहा हूं आपको, बिंबिसार का नाम याद आया होगा, पहला ऐतिहासिक शासक है जिसने स्थायी सेना रखी।
इसको श्रेणियां भी कहा गया है। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें बिना बताए रिकॉल हो रही होंगी, क्योंकि अब परीक्षा का अंतिम चरण है। और फिर से मैं कह रहा हूं आपसे, नई चीजों की तरफ भागिएगा नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतना मैटर है, इतना पढ़ा है कि उसको रिवाइज कर पाना ही आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। 2 महीने का समय है और कम से कम 1.5 घंटे तीनों पार्ट पे, इतिहास के तीनों खंडों पर, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत पे आप प्रैक्टिस करें। और हाथी गुम्फा अभिलेख में महाराज की उपाधि का उल्लेख हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे होंगे। और अब अगले प्रश्न की तरफ जाइए। हर्षवर्धन की ताम्र मुद्रा कहां से मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर्षवर्धन की ताम्र मुद्रा कहां से मिलती है, जिसपे हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन अंकित है? ध्यान दीजिएगा, गलती ना हो। बिटौरा से, नालंदा से, सोनपत हरियाणा से या फिर थानेश्वर से, तो गलती मत करिएगा। और यहाँ पर तुरंत जवाब आना चाहिए, और ये सोनपत हरियाणा से है। वेरी इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। या तो आप इसमें थानेश्वर चुनेंगे या तो आप इसमें नालंदा चुनेंगे, लेकिन सही जवाब इसमें सोनपत हरियाणा है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सोनपत से प्राप्त मुहर पर राज्यवर्धन प्रथम से लेकर हर्ष तक की वंशावली भी प्राप्त होती है। एक बढ़िया बात यह है, ये प्रश्न पीजीटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई वो राज्यवर्धन प्रथम से लेकर हर्षवर्धन तक की वंशावली कहां से मिलती है, तो सोनपत से प्राप्त मुहर पे मिलती है। मिट्टी की मुद्रा नालंदा से है, तांबे की मुद्रा सोनपत से, इसी पे उसका नाम हर्षवर्धन पूरा अंकित है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। रजत यानी चांदी की मुद्रा बिटौरा फैजाबाद यूपी से मिलती है। ध्यान रखिएगा, इतनी सारी बातें, चारों विकल्प को बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया है। यह कथन किस विद्वान का है कि इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन का अपहरण करता था? यह कथन किस विद्वान का है कि इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन का अपहरण करता था? 4 ऑप्शन है, आरपी त्रिपाठी सर है, डॉक्टर अर्नॉल्ड है, के ए निजामी है या फिर ए एल श्रीवास्तव है। और बिल्कुल आरपी त्रिपाठी सर को मत चुनिएगा यहाँ पे, और सही जवाब यहाँ पे डॉक्टर अर्नॉल्ड है। ये सब प्रश्न तुरंत क्लिक हो जाने चाहिए, ऑप्शन देखने की जरूरत भी ना पड़े ऐसे प्रश्नों में। और फिर ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर आरपी त्रिपाठी कुछ कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास, भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है। ये स्टेटमेंट भी कई बार पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे देख लीजिए, कौन से शासक युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? मतलब युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई, ये बहुत रेयर एविडेंस है। पुलकेशिन द्वितीय हैं, आप देख लीजिए, इब्राहिम लोदी हैं, चोल राजाधिराज प्रथम है। देख लीजिएगा, तीन शासकों के नाम है, इसमें कुछ हो सकते हैं या सारे हो सकते हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय शायद आपको याद आया होगा, नरसिंह वर्मन प्रथम से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इब्राहिम लोदी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बाबर से लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए। और फिर चोल शासक राजाधिराज प्रथम भी युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों के साथ सोमेश्वर प्रथम के साथ संघर्ष चल रहा था। तो यहाँ पर ये आएगा उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी का मतलब 1 2 3। बात मेरी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन प्रथम से युद्ध करते हुए शहीद हुए। राजाधिराज प्रथम कब युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, ये ध्यान रखिएगा, 1054 ईस्वी में। कोप्पम का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। कोप्पम का युद्ध, मणिमंगलम का युद्ध, मुडुक्कारु का युद्ध, बहुत सारे, तक्कोलम का युद्ध, बहुत सारे युद्ध हैं। 5-6 युद्धों को बहुत अच्छे से साउथ इंडिया में याद रखिएगा। और फिर तत्पश्चात उसके अनुज राजेंद्र द्वितीय ने युद्ध भूमि में अपना राज्याभिषेक कराया था। और ये सोमेश्वर प्रथम वही हैं जो बाद में तुंगभद्रा में डूबकर आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्नों का। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में द ग्रेट रेबेलियन पुस्तक किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रेट रेबेलियन 1857 किसने लिखी है? अशोक मेहता, शशि भूषण चौधरी, पट्टाभी सीतारमैया, आरसी मजुमदार। ध्यान रखिएगा, शशि भूषण चौधरी सर को मत चुनिएगा, ये अशोक मेहता सर की पुस्तक है। आरसी मजुमदार सर का एक स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, वो पता होगा आपको। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो राष्ट्रीय था, ना तो प्रथम था, ना तो स्वतंत्रता संग्राम था। मजुमदार सर का स्टेटमेंट है। और मुझे लगता है कि यहां से पूछे जाने वाले प्रश्नों में सर्वाधिक बार रिपीट हुआ है। पट्टाभी सीतारमैया सर ने 1857 के विद्रोह के बारे में कुछ कहा है, याद आना चाहिए आपको, गलती ना हो। और ये पुस्तक फिलहाल
द ग्रेट रेबेलियन अशोक मेहता की है। तो अब प्रश्न ये आता है कि शशि भूषण चौधरी सर की पुस्तक कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, शशि भूषण चौधरी सर की पुस्तक है सिविल रेबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज। ध्यान दीजिएगा, सिविल रेबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज। मुझे लग रहा है क्लियर हो रहा होगा। किस ब्रिटिश विद्वान ने महात्मा गांधी को तीक्ष्ण चालबाज, बहुत ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, तथा लाला लाजपत राय को राजनीतिक बहरूपिये की संज्ञा दी है? किस ब्रिटिश विद्वान ने गांधी को तीक्ष्ण चालबाज, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखिएगा ये सब प्रश्न, और लाला लाजपत राय को राजनीतिक बहरूपिया की संज्ञा दी है? 4 ऑप्शन है, विलिंगटन, ई.एम. फॉस्टर, कैथरीन मेयो, रिचर्ड गार्डन। तो यहाँ पे गलती मत करिएगा, विलिंगटन को बिल्कुल मत चुनिएगा, और यहां पर सही जवाब है रिचर्ड गार्डन। कैथरीन मेयो की पुस्तक आपको याद आनी चाहिए, ई.एम. फॉस्टर की पुस्तक याद आनी चाहिए, एकदम याद आनी चाहिए। और अगर याद आ रही है तो रिप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा रिप्लाई कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को देख लीजिए, डॉक्टर आर सी मजूमदार सर का ये जुड़ा हुआ प्रश्न है कि आर सी मजूमदार सर ने किस भारतीय नेता को भारतीय राष्ट्रवाद के जनक की उपाधि दी? ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राजा राम मोहन रॉय और व्योमेश चंद्र बनर्जी। बहुत करीबी जवाब है, गलती ना होने पाए। और मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आप दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। और अगर आप इसमें तिलक को चुन रहे हैं तो भी गलत है, और अगर राजा राम मोहन रॉय को चुन रहे हैं तो भी गलत है। और ये जवाब यहाँ पे आएगा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। इनकी एक उपाधि और है, याद रखिएगा, राष्ट्र गुरु, टीचर ऑफ द नेशन। ध्यान दीजिएगा, ये सारे प्रश्न बहुत सटीक हैं, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बहुत बार ध्यान देना होगा। और बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। आप सामने देख रहे हैं 3 पुस्तकें जो आपके रिवीजन के लिए बहुत सकारात्मकता और बहुत विनम्रता से बता रहा हूं प्रकाशित हुई हैं। ये अंतिम चरण में ये आपकी पुस्तक प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति अमृत संजीवनी है, जिसमें टॉपिक वाइज 3000 प्रश्नों का संकलन है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति की टॉपिक वाइज 2500 प्रश्नों का संकलन अमृत गंगा के नाम से आपके हाथों में पहुंचा है। और आधुनिक भारत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अमृत मंजरी के नाम से टॉपिक वाइज 2000 प्लस प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आपके हाथों में पहुंचा है। ये 3 पुस्तकें, इतना प्यार मिला है छात्रों का, हजारों हजार की संख्या में लोगों ने मंगाया है, बहुत दूर दूर तक ये किताबें गई हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस किया है आपने। आप चाहें, जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, आप चाहें तो इन पुस्तिकाओं को आप अपने प्रैक्टिस सेट के लिए, अपनी प्रैक्टिस को मुकम्मल करने के लिए आप मंगा सकते हैं। आप अमृत मंजरी को देख रहे हैं, टॉपिक वाइज है, कठिन प्रश्नों की विस्तार से व्याख्या भी इसमें दी हुई है। किसी भी पन्ने को आप पलटेंगे तो उसमें अगर कहीं पर कोई कठिन प्रश्न है जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है तो ये सीधे तौर पे उस पर एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। वहीं पर आप देख पा रहे हैं प्राचीन भारत की अमृत संजीवनी, ये पुस्तिका प्रागैतिहासिक काल से शुरू होती है और राजपूत काल तक जाती है। 3000 प्लस प्रश्न हैं। और फिर आप देख पा रहे हैं ये मध्यकालीन भारत की अमृत मंजरी, मध्यकालीन भारत की अमृत गंगा अरबों के आगमन से शुरू होती है और जाती है परवर्ती मुगल यूरोपियों के आगमन तक। ये लगभग आपके परीक्षा के अंतिम चरण में आपको लगभग 7500 प्लस प्रश्न आप हल कर पाएंगे। अगर आप इन पुस्तिकाओं को हल कर लेते हैं तो कम से कम आपकी रिवीजन की जो प्रक्रिया है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगी। आप थोड़ा सा चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर इन प्रश्नों का मॉडल भी देख सकते हैं। ये अध्यायवार इंडेक्स दी हुई है, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न की इंडेक्स दी हुई है। जैसे आप देखिए मुगल काल पे इसमें 524 प्रश्न हैं, शिवाजी पर केवल 178 प्रश्न हैं, साहित्य, स्थापत्य और कला पर केवल 221 प्रश्न हैं। आप ध्यान दीजिएगा 1857 के विद्रोह पर 184 प्रश्न हैं। कुल मिला के क्रांतिकारी आंदोलन पे 147 प्रश्न हैं।
गांधी पर 226 प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी, मतलब कुछ भी, साउथ इंडिया, चोल और संगम पल्लव, 329 प्रश्न है। और इतने सटीक प्रश्नों का टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कलेक्शन आपको जल्दी से उपलब्ध नहीं होगा। तो फिलहाल आपके विवेक पर निर्भर करता है, आप चाहें तो इसे मंगा सकते हैं। आपके पास पहले ही अगर बहुत सारी अध्ययन सामग्री है तो आपको मंगाने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल आइए इस प्रश्न को देख लीजिए। भारतीय विद्वान, एक ऐसे भारतीय विद्वान जिनको फर्स्ट सॉफ्टवेयर मैन विदाउट हार्डवेयर कहा जाता है, फर्स्ट सॉफ्टवेयर मैन विदाउट हार्डवेयर कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महर्षि पाणिनि, वराहमिहिर, आर्यभट्ट या फिर भास्कराचार्य। ध्यान दीजिएगा, गलती ना हो, भास्कराचार्य नहीं है, आर्यभट्ट भी नहीं है, और यहाँ पर महर्षि पाणिनि भारत के प्रथम व्याकरणाचार्य हैं। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत व्याकरण की प्राचीनतम और पहली पुस्तक पाणिनि जी की अष्टाध्यायी है। गलतियां ना हो इसलिए लगातार रिवीजन पर रहना बहुत जरूरी है। और यहां से शुरुआत होती है कुछ ऐसे प्रश्नों की, शायद यहां पर आपसे एक आध प्रश्न गलत हो जाए। अब यहां से आगे थोड़ा देखिएगा, अखिल भारतीय खिलाफत दिवस कब मनाया गया? अखिल भारतीय खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 19 अक्टूबर 1919, 23 नवंबर 1919, 19 अक्टूबर 1920, 23 अक्टूबर 1920। अब ध्यान दीजिएगा, गलतियां ना हो, ये प्रश्न कई बार आया है, अखिल भारतीय खिलाफत दिवस कब मनाया गया? और अब यहाँ पर मैं आपको बिना देर किए हुए जवाब दे रहा हूं, 19 अक्टूबर 1919 को। ध्यान दीजिएगा। फिर अगले प्रश्न को देख लीजिए। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? ऑप्शंस आपके पास हैं, 14 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 16 अक्टूबर 1946 या फिर 23 अक्टूबर 1946। गलती ना हो। और फिर ये प्रश्न जो कि कई बार आया है, तो मुझे लग रहा है आपने गलती नहीं करी होगी। 16 अगस्त 1946, इसी को कहा गया है डायरेक्ट एक्शन डे। ध्यान देना, डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस, ठीक है ना। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस बनाने की कब घोषणा की? यहीं पे जिन्ना ने ये नारा दिया था, लड़ कर लेंगे पाकिस्तान, मर कर लेंगे पाकिस्तान। ये सारी बातें आपको याद आनी चाहिए। हाँ, एक बात मैं आपको और बता देता हूं, यदि आप उपरोक्त 3 पुस्तकें नहीं मंगाना चाहते हैं तो एक बार कम से कम फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए आपकी एक कंबाइंड पुस्तिका अमृत कलश के नाम से, मतलब कुल मिला के 4 पुस्तकें, ये कंबाइंड एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न की कंबाइंड है। 3400 के आसपास प्रश्न है, टॉपिक वाइज हैं। आप चाहे तो अमृत कलश मंगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर केवल एक पुस्तिका में तीनों समाहित हैं, इसमें तीनों खंड, और अगर विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप एंशिएंट की अमृत संजीवनी, मेडिवल की अमृत गंगा और मॉडर्न की अमृत मंजरी भी मंगा सकते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न को हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है, सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया। और अगले प्रश्न को देख लीजिएगा, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस अर्थात धन्यवाद दिवस अर्थात डिलीवरेंस डे कब मनाया? 22 दिसंबर 1939, 16 अगस्त 1946, 25 अक्टूबर 1946 या फिर 19 अक्टूबर 1939। ध्यान दीजिएगा, गलती ना हो। और ये पता है मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तब की जब कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दे दिया था। और ऑप्शंस देखकर बताइए फटाफट, इसका जवाब, ये सब पूछे गए प्रश्न हैं, तो गलती मत दीजिएगा। कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया है और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 22 दिसंबर 1939। ध्यान दीजिएगा, डिलीवरेंस डे, धन्यवाद दिवस या फिर मुक्ति दिवस, ये है 22 दिसंबर 1939। इसमें से कोई ना कोई एक प्रश्न फंसने की संभावना। अब देखिएगा, पाकिस्तान प्रस्ताव अथवा लाहौर प्रस्ताव किस तिथि को पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन आपको पता है, जिसमें उन्होंने, जिन्ना ने खुले तौर पर पाकिस्तान की एक संप्रभु, पृथक, पूर्णतः स्वतंत्र पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की थी। जैसे पाकिस्तान शब्द का जनक चौधरी रहमत अली,
याद आ रहा होगा आपको, नाउ और नेवर में वो कहते हैं। फिर पाकिस्तान की मांग जो है, ये पाकिस्तान प्रस्ताव या लाहौर प्रस्ताव 23 मार्च 1940, ध्यान दीजिएगा, मुझे लगता है कर लेंगे आप इस प्रश्न को। 23 मार्च 1941 या फिर 23 मार्च 1946 या फिर 23 मार्च 1947, तो मुझे पक्का पता है आप कर लेंगे। और ये 23 मार्च 1940 लाहौर प्रस्ताव। आपको यह भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान प्रस्ताव किसने लिखा था, पाकिस्तान प्रस्ताव किसने पेश किया था, पाकिस्तान प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मतलब एक प्रश्न से आपको लगातार बहुत सारे प्रश्न याद आने चाहिए। तो हम लोगों की जो ये मॉडर्न इंडिया वाली अमृत मंजरी पुस्तिका है, तो उसमें इस पुस्तिका की खास बात यही है कि इसमें एक प्रश्न से जुड़े हुए तमाम कॉन्सेप्ट अगर कहीं पर आ रहे हैं, तमाम सूचनाएं कहीं पर आ रही हैं, तो उसको बॉक्स में रिमार्क करके नोट कर दिया गया है, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े, कहीं पर दूसरी जगह देखना ना पड़े। अब देखिए ये आ रहा है बारदोली दिवस, ऐसे बहुत सारे दिवस देखिए इकट्ठे आ गए। ऐसे प्रश्नों को मैंने कोशिश की है केवल एक जगह लगा दें, सारी डिटेल आपको एक जगह कर दें, ताकि परीक्षा के समय जब आप अंत में पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो कोई भी चीज दिमाग से, मस्तिष्क से स्लिप ना हो। ठीक है, तो बारदोली दिवस किस तिथि को मनाया गया? 12 जून 1922, 22 जून 1922, 12 जून 1928, 22 जून 1928। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये तो तय हो गया कि 1922 नहीं हो सकता, 1922 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि ये दो विकल्प एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इन दोनों में से कोई एक है। 1928 आपको पता है कि वो बारदोली सत्याग्रह, और यहां पर सही जवाब है 12 जून 1928। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बारदोली जो सत्याग्रह है, इसमें एक बार कभी ये आया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहां बारदोली की स्थानीय महिलाओं ने दी। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम पूछता है तो इन महिलाओं का नेतृत्व कस्तूरबा गांधी ने किया था, तो जवाब कस्तूरबा गांधी आ जाएगा। फिर आप कहेंगे सर एक बार तो महात्मा गांधी भी ऑप्शन में पूछा गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि 2 बार दी गई है। एक बार बारदोली सत्याग्रह में वहां की महिलाओं ने, यानी कि कस्तूरबा गांधी ने उनका नेतृत्व किया था। दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा है। उन्होंने कहा है कि ये मेरा सरदार, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता का श्रेय उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया है। आपको शायद जान के हैरानी होगी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको हो सकता है थोड़ा सा कभी कभी जानकारी नहीं हो सकती है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए। बंगाल विभाजन के विरोध में 11 नवंबर 1905 को कलकत्ता में 10,000 छात्रों की एक विशाल सभा का आयोजन हुआ था, और किसकी अध्यक्षता में बुलाई गई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आशुतोष चौधरी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सतीश चंद्र मुखर्जी। जल्दी से उत्तर दे दीजिए और गलती मत करिएगा, मुझे पक्का पता है कि आप गलती करेंगे। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी बिल्कुल नहीं है, और वो हैं आशुतोष चौधरी। मुझे उम्मीद है काफी लोगों ने सही जवाब दिया है, तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपने कर लिया है और गलती ना हो। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न, मतलब चुनिंदा। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद और नैनी के बीच में चली थी, ये तो पता है, नैनी और इलाहाबाद। कब और किसके काल में प्रारंभ हुई? कब और किसके काल में प्रारंभ हुई? 1887 में लॉर्ड डफरिन के काल में, 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, 1930 में लॉर्ड इरविन के समय। ध्यान दीजिएगा, गलती ना हो। अगर आपने डी वाला ऑप्शन चुना है तो ये गलत है, और यहाँ पे सही जवाब है सर लॉर्ड हार्डिंग के समय। लॉर्ड हार्डिंग के समय। जुड़िए मुझसे, आपकी रविवार को पूरी तरह से निशुल्क एक टेस्ट सीरीज का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। आपको केवल स्क्रीन पर दिए गए नंबरों में अपना नाम रजिस्टर करना है और केवल आना है, टेस्ट सीरीज में आना है। सैकड़ों की संख्या में छात्र जुड़े हुए हैं। केवल हम और हमारी संस्था, हम लोग केवल वेलफेयर पे काम कर रहे हैं कि इस बार बहुत सारे छात्र जो बहुत सीनियर हैं, बहुत कुछ गलतियां, छोटी मोटी गलतियां, 1-2 प्रश्नों से सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस बार वो गलतियां ना हो। तो आपको जुड़ना चाहिए। अगर आप बहुत दूर हैं और नहीं जुड़ पा रहे हैं तो कम से कम हमारी YouTube की क्लास से जुड़िए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस क्लास के साथ साथ आप रिवीजन के लिए तैयार हो। आपकी सुविधा के लिए
तीन तीन चार चार प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए 21 फरवरी 1911 को ये जो डाक सेवा शुरू हो रही थी भारत की पहली, ध्यान दीजिएगा, हवाई डाक सेवा जो शुरू हो रही थी प्रयागराज और नैनी के बीच में, कब शुरू हुई है? 21 फरवरी 1911। ऐसे ऐसे एक्सप्लेनेशन खूब दिए गए हैं। आपकी अमृत मंजरी ने तो एकदम रिकॉर्ड बना दिया है। आधुनिक भारत में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है और सारे कंफ्यूजन को हमने इसमें क्लियर किया है, खूब विस्तार से क्लियर किया है। प्रैक्टिस सेट है, आप मंगाएं, रिविजनरी बुक है। फिलहाल इस प्रश्न को देखिए, गांधी के लिए किसने कहा गांधी हवा में रहने वाले शुद्ध दार्शनिक? हवा में रहने वाला दार्शनिक कौन कह रहा है? भारत सचिव मॉन्टेग्यू, वायसराय इरविन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड या फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली? कौन कह रहे हैं? गलती ना हो, इरविन को बिल्कुल मत चुनिएगा। और भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने गांधी के लिए कहा, क्या कहा? हवा में रहने वाला शुद्ध दार्शनिक। ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न की ओर हम लोग जा रहे हैं और ठीक ठाक चल रहा है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर असफल होकर गांधी किस जलपोत से भारत वापस लौटे? एसएस राजपुताना, बेसंटियाना, कामागाटा मारू, तोशा मारू। और मुझे लगता है ज्यादातर छात्रों ने अगर एसएस राजपुताना को चुना है सर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एसएस राजपुताना से वो इंग्लैंड गए थे, लंदन इससे गए थे। लौटे किससे हैं? बेसंटियाना से। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्नों के इस तरह एक्सप्लेनेशन दिए गए। अभी तक तो ये पूछा जा रहा था कि किससे गए, कई बार आया और कभी शायद पूछा गया होगा, तो बहुत कठिन प्रश्न रहा होगा, लेकिन बहुत सामान्य पुस्तकों में ये सब जवाब मिलते हैं। हो सकता है कि किताबें आपके पास ना हो सामान्य तौर पे, लेकिन लौटे कैसे? बेसंटियाना से। और कामागाटा मारू का प्रकरण आपको पता है, तोशा मारू का प्रकरण आपको पता है, ये क्या था? कामागाटा मारू भी एक जलपोत है। फिलहाल ये देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, एसएस राजपुताना से गांधी इंग्लैंड गए थे। फिलहाल अगले प्रश्न को देख लीजिए, फ्रांसीसी उपनिवेश पांडिचेरी का भारतीय संघ में विलय किस तिथि को हुआ? 26 अक्टूबर 1947? नहीं, गलत है। चलिए ठीक है भाई, तो फिर एक ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब बताइए कौन सा? 17 सितंबर 1948, 1 नवंबर 1954, 26 जून 1949। तो मुझे लग रहा है इस प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे और ये जवाब है 1 नवंबर 1954। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भारत सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली, सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली 1961 में गए। आपको पता है गोवा से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? गोवा में पुर्तगालियों के विरुद्ध। हैदराबाद में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? उस ऑपरेशन के कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? तो फिलहाल इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न आपको बहुत कायदे से, बहुत अच्छे से याद रहने चाहिए। जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूं, अमृत मंजरी आपके लिए आधुनिक भारत का प्रैक्टिस सेट, आगे अमृत गंगा मध्यकालीन भारत के लिए आपका ये प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज है, और फिर एंशियंट का प्रागैतिहासिक काल से शुरू होकर और जाता है ये अरबों के आगमन तक, राजपूत काल तक, ये अमृत संजीवनी। और आप देख रहे हैं ये हमारी क्लास से अब तक 600 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। उन 600 छात्रों में लगभग 50 छात्रों के फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। ये वो छात्र रहे हैं कभी जिन्होंने संस्था को गौरवान्वित किया, हमारी मेहनत को सफलता के मुकाम तक लेकर गए। तो आप भी शामिल हो सकते हैं। और फाइनली अगर इन तीनों पुस्तकों को नहीं मंगाना चाहते हैं तो एक कंबाइंड 3400 प्रश्नों का अमृत कलश है, इसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मेरी क्लास से जोड़ सकते हैं। तो अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22। फिलहाल आज की क्लास को समाप्त करने का वक्त है और हम लोग फिर इसी तरह लगातार मिलते रहेंगे, कोशिश करेंगे लगातार मिलते रहें। अल्टरनेट डेज पर हम लोगों की क्लास तो रेगुलर हो ही गई है। आप जो स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं इनसे ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि आपको क्लास के बारे में या फिर कोई अन्य सूचना आप तक पहुंच सके आसानी से। इसके लिए आपको ग्रुप से जुड़ना चाहिए। फिलहाल हम लोग आज विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।